हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। प्रीवियस ईयर पेपर 2021-22 के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हुए थे। उसी सीरीज का ये अगला भाग है। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपयों में क्रमशः 20 रुपया प्रति किलोग्राम, 20 रुपया प्रति 500 ग्राम और 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसों की कितनी संख्या होगी दोस्तों, या 25 पैसों के कितने सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे करते चलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्रम से लिखा है आलू, टमाटर और प्याज, और इसी क्रम में ये उसके दाम होंगे दोस्तों। जैसे आलू 20 रुपया किलोग्राम, मतलब दोस्तों 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है। फिर कह रहा है दोस्तों 20 रुपये प्रति 500 ग्राम, 20 रुपया प्रति 500 ग्राम दोस्तों टमाटर का दाम बता रहा है। टमाटर का जो दाम है दोस्तों वो 500 ग्राम, बस 500 ग्राम का 20 रुपया है दोस्तों। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद कर रहा है 12 रुपये 25 पैसा प्रति 250 ग्राम प्याज का दाम है दोस्तों। प्याज, जो प्याज का दाम है 250 ग्राम का है 12 रुपये 25 पैसे। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है 2 किलो आलू, तो 2 किलो आलू का आप देख सकते हैं कि 1 किलो आलू का 20 रुपया है दोस्तों यहाँ पे। तो 1 किलो आलू का 20 रुपया है, तो 2 किलो आलू का 40 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा है, हल करने की जरूरत नहीं है। फिर 500 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम टमाटर का आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम टमाटर का दाम 20 रुपया है दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 20 रुपये। फिर कह रहा है 0.75 किलोग्राम, 0.75 किलोग्राम का मतलब होता है दोस्तों 3 पाव, और 1 पाव का आप दाम दिया है, 1 पाव में होता है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम का 12 रुपये 25 पैसा दिया है दोस्तों। तो 1 पाव का दाम 12 रुपये 50 पैसा है। तो 3 पाव का दाम हो जाएगा दोस्तों 5×1 = 15, 3×2 = 6, 1 7, 3×2 = 6, 3×1 = 3। आप देख सकते हैं 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 36 रुपया 75 पैसा दोस्तों। ठीक है, कि 36 रुपये 75 पैसा। तो टोटल राशि आपकी हो गई 75, 6×4 = 6, 3×9 = 96 रुपया 75 पैसा टोटल राशि आएगी दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये पूछ रहा है। तो हमारा आया है 96 रुपया 75 पैसा। तो ये रुपए में है, तो इसको हमको पैसे में बदलना होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 96.75 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है दोस्तों। तो हमारा बनता है 9,675 पैसे हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि 100 से गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा। अब ये हमारा पैसे में आ गया दोस्तों।
तो हमें क्या करना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 9,675 में 25 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 387। मतलब कि 25 पैसे के सिक्के 387 होंगे दोस्तों, और यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे। द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी नंबर, जो 0 और 1 होता है दोस्तों। इसको बस कंप्यूटर पढ़ता है, कंप्यूटर में बस दो ही अंक पढ़े जाते हैं, 0 और 1, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी नंबर कहते हैं, और उसको हिंदी में द्विआधारी कहते हैं। इसी को पूछ रहा है दोस्तों कि 0 और 1 के 257 में कितनी संख्या है। तो आइए देखते हैं। 257, ये हो गया 257, और इसके साइड में भी एक रेखा हम खींच लेते हैं दोस्तों, या हम उसका शेषफल लिखेंगे। तो 0 और 2, दो संख्याओं की बात कर रहा है दोस्तों, तो बस 2 से ही हम इसमें भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको साइड में लिखते जाएंगे। तो जब 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो जाएगा 128 बार। 128 दूना होता है 256, और आप देख सकते हैं कि 257 है, तो एक शेष बचेगा दोस्तों। इसके बाद 64 बार जाएगी, 64 दूना होता है 128, और 128 पूरा हो जाता है दोस्तों, तो कोई शेषफल नहीं, तो 0। इसके बाद 32 दूना 64 होता है दोस्तों, यहाँ भी कोई शेषफल नहीं, तो 0। इसके बाद 16 दूना 32 होता है, कोई शेषफल नहीं, 0। फिर 8 दूना 16 होता है, कोई शेषफल नहीं, 0। इसके बाद 4 दूना 8 होता है, कोई शेषफल नहीं, 0। फिर 2 दूना 4 होता है, कोई शेषफल नहीं, 0। फिर 2 एक कम 2 होता है, कोई शेषफल नहीं, तो 0। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों बाइनरी नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, जो शेषफल एक बचा है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्रम में लिखेंगे। ऊपर से नहीं लिखना होता दोस्तों, नीचे से क्रम से लिखते हुए जाना होता है ऊपर, और यही आपका बाइनरी नंबर हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं 1, और 7 जीरो आया है दोस्तों, तो 7 जीरो, और लास्ट में एक 1 है। आप देख सकते हैं कि टोटल संख्या हो गई 9। 7 जीरो और 2 1, टोटल संख्या 9, और हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है 2। ठीक है दोस्तों, कभी भी बाइनरी नंबर पूछे या द्विआधारी, आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा प्रश्न हम अभी करा चुके हैं। आइए फिर एक बार देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या आपको बता चुके हैं दोस्तों कि 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5, और इस तरह करते हुए अनंत तक जाती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ले लेंगे और n के स्थान पे रखेंगे, और आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों, सिंपल सा है। तो हम उस संख्या को लेंगे जिससे गुणा भाग करने में आसानी होगा। तो हम 5 को ले लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है 5 प्लस n, तो n की जगह हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस 5 बराबर आपका आ जाएगा 10। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 5n। 5n का मतलब होता है दोस्तों 5 गुणे n, तो जब n के स्थान पे 5 रखेंगे, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दिया है तीसरा n प्लस 5, तो n का मान 5 प्लस 5 बटे के 5। आप देख सकते हैं कि 10/5 हो गया, और भाग देंगे तो 5 दूना के 10 बराबर 2 आया दोस्तों। अब तीसरा है 5n। आपको बता चुके हैं दोस्तों कि 5n का मतलब 5 गुणे n होता है।
तो अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब माइनस n दिया है तो 5 बराबर, आप देख सकते हैं कि 25 में से 5 गया 20। और पूछा है दोस्तों आंसर में कि सबसे अधिक मान किसका होगा, तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक मान 25 है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 5n। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक मिलते हैं और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ी में 3 लाल और 4 काले बिंदु और रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु आए। विजेता को पहचानिए और कारण बताइए दोस्तों। ये लंबा चौड़ा लिखने से डरिए मत दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे एक पेपर है दोस्तों, हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ बनाकर। ये हमारा हो गया पेपर दोस्तों। इस पे कुछ इस प्रकार से लाल बिंदु है, ठीक है, और कुछ काले बिंदु हैं दोस्तों, इस प्रकार से है। और इस पे बच्चे जो है जया और रानी इस पे चूड़ी से फेंक रहे हैं इस गोले। तो फेंकने पर अगर दोस्तों लाल चूड़ी में वह पी जाता है, यहाँ लिखा है एक लाल बिंदु पे 10 अंक मिलता है, तो एक लाल बिंदु पे 10 अंक मिलता है दोस्तों। और एक काले बिंदु पे मिलता है 1 अंक। ये आपका काला बिंदु हो गया, इस पे 1 अंक मिलता है दोस्तों। अब कह रहा है कि जया, जो जया है दोस्तों, जया जया 3 लाल फेंकती है। तो एक लाल पे 10 अंक मिलते हैं दोस्तों, तो 3 लाल पे हो जाएगा 10 × 30। और 4 काले बिंदु फेंकते हैं तो एक काले बिंदु पे एक ही नंबर मिल रहा है दोस्तों, तो 4 काले बिंदु पे 4 नंबर मिलेंगे, टोटल हो जाएगा 34। और इसी प्रकार कर रहा है, रानी की बात कर रहा है दोस्तों। रानी रानी को आप देख सकते हैं कि रानी की चूड़ी में 2 लाल, 2 लाल का मतलब एक लाल का 10 है दोस्तों, तो 2 लाल का हो जाएगा 20 प्लस 12 काले बिंदु। तो एक काले बिंदु का एक मूल्य मिलता है, तो 12 काले बिंदु का 12 अंक मिलेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 20 और 12 हो जाएगा 32। और देख सकते हैं कि कौन विजेता हुआ, जिसके ज्यादा अंक होंगे वही विजेता होगा दोस्तों। यहाँ लिखा है जिसके ज्यादा अंक होंगे वह विजेता होगा। तो विजेता हो गई जया, जिसके 34 अंक आए हैं और रानी के 32 ही अंक आए हैं दोस्तों। तो अब ऑप्शन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन लिखा है जया, क्योंकि उसे रानी से ज्यादा अंक मिले हैं दोस्तों। ये बिल्कुल सही होता है, रानी से उसको ज्यादा अंक मिले हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा है रानी, क्योंकि उसे जया से ज्यादा अंक मिले हैं, रानी को जया से ज्यादा अंक नहीं मिले हैं दोस्तों, ये गलत हो गया। खेल ड्रा हो गया, ड्रा नहीं हुआ दोस्तों। विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है, जानकारी है दोस्तों, आपको अंक से पता चल जा रहा है कि कौन विजेता होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 36, 54 और 60 के लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच अंतर है। उच्चतम उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक, और ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तक। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लघुत्तम निकाल लेते हैं दोस्तों। 36, 54, 60 का आपको बता चुके हैं दोस्तों कि लघुत्तम निकालते वक्त सबसे पहले
2 से भाग ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36, 27 दूना 54 और 30 दूना के 60 दोस्तों। फिर हो जाएगा 2 से, 2 9 18, 27 में भाग नहीं जाएगी तो 27 ही रहेगा दोस्तों। फिर 15 दूना के 30। अब देख सकते हैं कि 2 से भाग नहीं जाएगी किसी भी संख्या में, तो हम 3 लेंगे दोस्तों। 3 तिली के 9, 3 9 27, 3 5 15। अब 3 से एक बार और जाएगी दोस्तों। 3 1 कम 3, 3 तिली के 9, ये 5 हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर 3 से जाएगी, 3 1 कम 3, फिर 5। अब 5 से जाएगी दोस्तों, 5 1 कम 5। अब आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो टोटल आएगा 540। 540 ये हमारा हो गया लघुत्तम दोस्तों। अब हम निकालेंगे उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो आप देख सकते हैं कि 36 का खंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब इस प्रकार से 54 का खंड होता है दोस्तों। अगर एक खंड निकालने नहीं आता है दोस्तों, तो जैसे लघुत्तम निकाल रहे हैं उसी तरह एक एक संख्या का निकाल के और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका खंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप देख सकते हैं कि 2 तिहाई 6, 6 तिली 18, 18 तिहाई 54 हो गया दोस्तों। अब इसके बाद है आपका 60। 60 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60। अब मस का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है दोस्तों जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में संख्या आई है। तो आप देख सकते हैं कि आगे ये 2 तीनों में दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद ये 3 ये तीनों में दिखाई दे रहा है, इसके बाद कोई संख्या तीनों में दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। तो जो तीनों में दिखाई दे रहा है जो कॉमन है उसी को हम लेंगे दोस्तों। 2 गुणे 3 और आपका आया टोटल दोस्तों 6। ये 6 आ गया दोस्तों उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। और कह रहा है जो लघुत्तम आया है और जो उच्चतम उभयनिष्ठ आया है दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों को हम घटा देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 540 में से हम 6 घटा देंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आ जाएगा 534। और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है दोस्तों? तो आइए सबसे पहले एक वर्ग लेते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया वर्ग, और इसको क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 भागों में बांटना है दोस्तों, तो हम भी बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रेखाएं खींचेंगे तो 10 खाना बराबर बन जाएगा दोस्तों। 10 बराबर भागों में बांटा है तो 10 ही हम रहने देंगे। अब कह रहा है दोस्तों, तो इसमें से जो 6 पट्टी है उस पट्टियों को लाल रंग से रंग दिया गया है दोस्तों। तो 6 पट्टी का मतलब 1 2
3 4 5 6। यहाँ तक दोस्तों ये लाल रंग से क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बचा कितना दोस्तों, 4 पट्टी। अब इसके बाद कर रहा है, इसमें खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में भी बांट दिया गया है दोस्तों। इसको इस प्रकार से भी 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। एक, दूसरे कलर से बांटते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से कुछ बांट दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इधर 10 बनाया गया, इधर 10 बनाया गया है। टोटल खानों की संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 10 × 10। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, बराबर होता है 100। 100 खाने हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितने खानों को अब रंगा गया है। इधर 6 है दोस्तों और ये टोटल है 10। तो 6 × 10 बराबर 60। 60 खानों को रंगा गया है दोस्तों। बाकी आपका बचता है 40 खाना जो नहीं रंगा गया है। तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है, जो ये 40 खाना बचा है उसको नहीं दर्शाती है दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो कौन दर्शाती है उसको पहले जान लेते हैं। पहले ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों। टोटल रंगा गया है 60 और टोटल खाना आपका कितना है दोस्तों, 100। तो 100 का हम अगर 3/5 करते हैं, पहले ऑप्शन को लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 20 × 5 होता है 100 और 20 × 3 होता है 60। 60 आ गया दोस्तों। इसका मतलब कह रहा है कि 100 का 3/5 जो भाग है वह रंगा गया है, तो वह आता है 60। तो आपका सही है कि 60 भाग रंगा गया है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन को लेते हैं दोस्तों। 100 का 6/10। तो आप देख सकते हैं कि 10 में 100 होता है और 10 × 6 बराबर 60 आता है दोस्तों। तो ये भी भाग हमारा रंगा गया, ये भी दर्शाता है। कौन नहीं दर्शाता है उसको देखते हैं दोस्तों। ये सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंट है दोस्तों। यहाँ है 60/100। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। अब 100 का 60/100 करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 100 से 100 कट गया, बचा 60। 60 आया दोस्तों। इसका मतलब ये भी दर्शा रहा है। तो जो नहीं दर्शा रहा है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 और यही हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। 100 × 2/5। तो आप देख सकते हैं कि 20 × 5 होता है 100 और 20 में 2 का गुणा करेंगे बराबर 40। तो यही नहीं दर्शाता है दोस्तों, 40 भाग रंगा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, 60 भाग को रंगा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4 2/5। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है अर्पणा के पास एक कागज है जिस पर भिन्न प्रकार के अंक लिखे हैं दोस्तों। ये अंक लिखे हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा है वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उन संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज है। यदि वह संख्या 1 2 5 और 7 को नहीं रंगती है तो पासे पर आए अंकों को पहचानिए दोस्तों। गुणज का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम कहें कि 5 का गुणज 45 है कि नहीं, तो इसको हम कैसे जानेंगे दोस्तों। तो 5 में 45 का भाग देंगे, अगर भाग चली जाती है तो यह गुणज होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 5×9 = 45, यह भाग चली जा रही है, इसका मतलब यह गुणज है। अगर यही हम कह दे 24, तो 24 इसका गुणज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 24 में 5 की भाग नहीं जाएगी। वही यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है यदि 1 2 5 और 7
को नहीं रंगा गया है, जो संख्या बचती है वो है 12, 15, 42, 33, 18। ये संख्या बचती है दोस्तों। अब देख सकते हैं 5 संख्या बचती है, 4 को नहीं रंगती है वह दोस्तों, तो आपकी 5 संख्या बचती है। तो 5 संख्या वह संख्या है जो इन संख्याओं में से किसी न किसी संख्या की गुणज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बात की है कि उस पासे पर रंग बढ़ती है जो आई गई संख्या के गुणज है दोस्तों। तो गुणज हम कैसे जान सकते हैं? इन सभी में उन संख्याओं से भाग जाएगी तो उसका गुणज होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 7 से 12 में ही नहीं भाग जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा नहीं होगा। 5 से भी 12 में नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 3 से देखते हैं दोस्तों, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 14 तिया 42, 11 तिया 33 और 6 तिया 18 की पांचों में भाग चली जा रही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरीबा और आयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़ी रही और दूसरा छोर आयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। आयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी और अरीबा की तरह एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसमें बस आपको एक सूत्र की जरूरत है दोस्तों, छोटा सा सूत्र है। आप देख सकते हैं जो अरीबा है वह 5 मीटर रस्सी ली है और यहाँ एक खूंटी बांधी है और यहाँ एक खूंटी बांधी है दोस्तों। इसको यहाँ की खूंटी को गाड़ देती है और इसको घुमाती है दोस्तों, आयन से घुमाती है, तो ये एक वृत्त बन जाता है। इसी तरह आयांश लिया है 3 मीटर, ये 5 मीटर है दोस्तों, ये 3 मीटर और इसको भी यह घुमाता है तो एक वृत्त बनता है। और यह वृत्त की त्रिज्या हुई दोस्तों, इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका कह रहा है दोस्तों कि इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात की बात कर रहा है तो भाग देना होता है दोस्तों। तो पाई आर, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का मान ही होता है त्रिज्या, जो 5 मीटर है और 3 मीटर है, अलग अलग है, तो ये आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि इसका मान अलग अलग है। तो 5 का स्क्वायर 5, एक आर का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 3। तो आप देख सकते हैं कि 25, आप देख सकते हैं कि 5 5 25 बटा आता है 3 3 के 9 और यही अनुपात होगा 25:9, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं।